शिवम, वेलकम टू चर्चा विद फाउंडर्स। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के। एक लाइन में बताओ, स्किल सर्कल एग्जैक्टली क्या करता है और स्टूडेंट के लिए क्यों रेलेवेंट है? थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज यहाँ पे आने से पहले मैं आपकी स्टोरी देख रहा था एंड बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आकर शायद हमारी ऑडियंस को कुछ अच्छी वैल्यू ज़रूर मिलेंगी। रही बात स्किल सर्कल की, स्किल सर्कल एक लाइन में बोलूँ तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे पहली ना सिर्फ जॉब ले सकते हैं बल्कि खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म ने क्रिएट किया उन लोगों के लिए जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और थिंक बियॉन्ड 9 to 5 करना चाहते हैं। हमारी कंपनी का टैगलाइन थिंक बियॉन्ड 9 to 5 है। तो क्या क्या कोर्सेज इसमें कराए जाते हैं? हमने स्टार्ट डिजिटल से किया था जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया परफॉर्मेंस और अब तो एआई एसईओ, ये सब कोर्सेज हम कराते हैं। उसके बाद में हमने एआई के साथ में एजेंटिक एआई भी ऐड किया है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, साइबर ऐड हो गया और अब हम कुछ डिज़ाइन और एनिमेशन में भी कुछ काम कर रहे हैं। तो इन नटशेल ये सारे वो तमाम कोर्सेज हैं जो आज के यंग जनरेशन को चाहिए। या दैट्स ऑल। तो शिवम, ये किन के लिए रिलेवेंट है? ग्रेजुएशन करते हुए फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है? मतलब इंपॉर्टेंस ही पूछना चाह रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या ग्रेजुएट होने के बाद ही करने चाहिए? कब एंट्री लेवल क्या है इसका? देखिए, अगर आप आज के यंगस्टर को देखिए, एक 12वीं क्लास का बच्चा या तो वो आईआईटी जेई की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, और जो इन सब में नहीं जाते वो बीबीए बीकॉम करते हैं। बट द प्रॉब्लम, जब वो कॉलेज में जाते हैं उन्हें रियल स्किलिंग भी चाहिए होती है। तो हमारी जो नीड है वो वहीं से क्रिएट हो जाती है कि एक बच्चा जो 12th पास है उनको ये एंट्री लेवल कोर्सेज करने ही चाहिए। हालांकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ आपको आज एक एआई एजेंट बनाना सिखाऊंगा जो आपकी लाइफ आसान कर दे, आप बोलोगे शिवम मैं तो सीखना चाहता हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन हमारी जो जिसको हम मार्केटिंग की परिभाषा में टारगेट ऑडियंस बोलते हैं वो करीबन 18 से 27 साल की ऑडियंस है। प्रमोट कैसे करते हो इसको यूथ में? आज स्किल सर्कल के पास जो कस्टमर आता है वो मल्टीपल चैनल से आता है। कोई फेसबुक इंस्टाग्राम से आता है। इंस्टाग्राम पे हमारी अच्छी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है। एंड इंस्टाग्राम के अलावा लिंक्डइन पे आता है, यूट्यूब से आता है। ऑर्गेनिक, आज हमें 10 साल हो गए हैं बिजनेस को, तो एक बिजनेस की भी एक लॉयल्टी होती है जो खुद से रेफरल करके आता है। आज 25% बच्चा तो सिर्फ हमारा रेफरल से आता है। फिर आज हमारा जीएमबी सिर्फ एक गूगल माई बिजनेस पेज, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये यूज़र जो इनको देख रहे होंगे, 25% ऑडियंस सिर्फ जीएमबी से आता है। तो वो भी बहुत बड़ी ऑडियंस है। और अब तो एआई से भी आने लग गया है, क्लॉड हमें रेफर करता है, चैट जीपीटी हमें रेफर करता है। सो देयर मल्टीपल वेज, बट मोटा मोटा सिर्फ बिजनेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज हमें लगता है कि सारे बिजनेसेस को सारी लीड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग से आती है। हालांकि आज भी हम 15 से 20 हज़ार महीने की लीड जनरेट करते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। सही बात है यार, क्योंकि हम भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हैं। हमें लगता है कि अगर जब तक रेफरल ना काम करे और ऑर्गेनिक ना आए तो ये बहुत स्ट्रगलफुल बिजनेस है। और ये नहीं, चाहे से इनफैक्ट मैं बात करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई कमोडिटी हो, कोई सर्विस हो, इंस्टाग्राम पे एक बार बेच लेंगे अगर वो रिपीट नहीं आया या उसने किसी को बताया नहीं, तो यू आर नॉट मेकिंग एनी बिजनेस। स्किल सर्कल से पहले कहाँ थे यार, और कब ये डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करना है? ऐसा कौन सा मोमेंट था कि जहाँ ये लगा हो कि यार कुछ बनाते हैं ऐसे करके? मैंने कॉलेज कंप्लीट करने से पहले स्कूलिंग की ग्रीनफील्ड से। ईस्ट दिल्ली में एक स्कूल है ग्रीनफील्ड्स। 12वीं क्लास में यही था कि या तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर, बायो विद मैथ्स था। और डॉक्टर मैं बन नहीं पाया, इंजीनियर मैं बनना नहीं चाहता था, बट मैंने एमिटी में एडमिशन ले लिया। एंड इट्स अ गुड कॉलेज। एंड बट सेकेंड ईयर में मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो मेरा एक्सपोजर काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। आई एम मीटिंग पीपल जो किसी मंत्री का बेटा है, आई वॉज मीटिंग पीपल जो किसी राजा का बेटा है। लिटरली ऐसे लोग भी आते थे वहाँ पे। बट ऑन द सेम टाइम दे आर पीपल जो किसी छोटे बैकग्राउंड से है, छोटे मीन फिनेंशियली वीकेंड बैकग्राउंड से है। तो मुझे बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड इंटरेस्टिंग सीखने का नज़रिया मिला कि क्या क्या लोग कर सकते हैं यहाँ से। दैट्स हाउ आई कम टू मार्केटिंग। एंड मैंने पहली वेबसाइट बनाई 2009 में, 2012 में। तो 2009 में जब वेबसाइट बनाई तो मुझे पता चला कि ये दुनिया अलग है। यहाँ पे गूगल से एक पैसा आता है, चेक आता था उस टाइम पे गूगल का, और मेरा पहला चेक $100 का आया। तो मेरे घर वाले देख के परेशान हो गए थे कि तू गलत काम तो नहीं कर रहा। तो दैट्स हाउ माई लर्निंग कर्व एक्चुअली स्टार्टेड कि गूगल से पैसा आता है। देन मुझे स्नैपडील के बारे में पता चला, स्नैपडील एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में पता चला। ऑनलाइन ब्लॉगिंग से कुछ पैसे बनाए, एक ब्लॉग बनाया desigadgets.com, वहाँ से कुछ पैसा बनाया। तो मुझे अर्ली मोमेंटम मेरी ऑनलाइन जर्नी से मिला। एंड वो जर्नी के लिए मुझे कहीं से कोर्स नहीं करना पड़ा, वो सेल्फ टॉट था। तो टेक्निकली वहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो बीटेक आपने सीएस में किया था? नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया था। पर झुकाव ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा था, कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा था? मुझे लगता है कि आज की डेट में, आज भी, और उस टाइम पे भी ना, डिग्री के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता था। उनको बस ये था कि एक बीटेक की डिग्री करनी है, टेक्निकल है, इससे जॉब लग जाएगी। द एंटायर पोजिशनिंग ऑफ डूइंग बीटेक इज जॉब लग जाएगी। इफ इज नॉट कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इलेक्ट्रॉनिक्स भले ही डिग्री ली हो, बट झुकाव मेरा कंप्यूटर्स की तरफ ज़्यादा था। शिवम, इंडिया का डिजिटल एडवर्टाइजिंग बजट आज 50,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है।
फिर भी लिंक्डइन पर हर दूसरी जॉब में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है लिखा होता है। तो ये पैराडॉक्स क्यों एग्जिस्ट करता है और फ्रेशर्स के लिए एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और हमारे साथ भी इनफैक्ट मैं आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। मेरा कज़न है गौरव पहूजा, पंजाब के छोटे से शहर अबोर में रहता है। आज से कुछ साल पहले वो मेरे पास आया कि भैया मुझे स्टेनोग्राफर बनना है। मैंने कहा स्टेनोग्राफर क्यों बनना है? कह रहा मेरा ड्रीम है, हमारे पिंड में, वो पिंड में है बेसिकली, हमारे पिंड में ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। तो स्टेनोग्राफर नो टाइप राइटिंग करते हैं? टाइप राइटिंग मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे लगा स्टेनोग्राफर का मतलब कोई डॉक्टर या कोई बढ़िया सोफिस्टिकेटेड जॉब होगी। बट जब मुझे पता स्टेनोग्राफर, तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर उस टाइम पे था और मुझे लगा नहीं तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे करियर तेरा फास्ट हो जाए। तो मेरे कहने पर उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखा। बट हालांकि उसे सीखते सीखते ना सिर्फ 1 साल लग गया प्रैक्टिस करने में। तो प्रॉब्लम मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में है कि लोगों को लगता है कोर्स कर लिया और मार्केट में जॉब उनको मिल जाएगी एंड दे आर सॉर्टेड। कोर्स काफ़ी नहीं है, उसके साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी चाहिए। थिंक फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव। जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ये लड़का मेरी ऐड चला सकता है, तब तक मैं उसको नहीं कर मैं उसको अपना पैसा नहीं दूंगा। तो आइडिया वही है, उसको पहली परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब क्रैक करने में पहले 1 साल प्रैक्टिस करना पड़ा, तब जाके उसकी पहली जॉब 29,000 रुपये की लगी। अभी सेम कंपनी में 5 साल से काम कर रहा है और सैलरी 1,75,000 रुपये, एंड इज हैप्पी गाय। तो टेक्निकली शुरू में पैसा कम है, बट अगर एक बार आप 4-5 साल उस इंडस्ट्री को दे दो जिस सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करियर बन सकता है। शिवम, ये हमारी ऑनलाइन डिग्रीज को लेके क्वेश्चन है। एक तरफ टीयर 3 कॉलेज का, लेट्स से अबोर का कोई स्टूडेंट है जो रेगुलर डिग्री लेके आपके पास आया है, और एक तरफ वो है जो ऑनलाइन डिग्री लेके आया है और 3 साल फील्ड पे काम भी किया है। तो सीईओ के पर्सपेक्टिव पे कौन ज़्यादा हायरेबल है और क्यों? एक कॉलेज जाने से मुझे ऐसा लगता है कि बंदे में थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है और सारी चीज़ें बढ़ती हैं। एंड ऑनलाइन डिग्री आजकल बहुत इजी हो गया लेना। मैं तो सबको सलाह दूंगा कि एक रेगुलर कॉलेज की जगह आप रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस लीजिए और साथ बाय साथ अपनी एजुकेशन ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो 3 साल आप दे रहे हैं उस कॉलेज में फिजिकली जाके, उससे बढ़िया वो 3 साल किसी किसी कंपनी में काम कर लीजिए। एक इंटर्न बन जाइए किसी कंपनी में। अगर आपको फुल टाइम जॉब भी नहीं मिल रही, इंटर्नशिप्स बहुत सारी मिल सकती हैं, और आप 3 साल में 6 इंटर्नशिप्स कीजिए। वो जो लेवल एक्सपीरियंस होगा ना, वो बहुत फैंटास्टिक होगा। और साइड बाय साइड एक ऑनलाइन डिग्री तो है जिसके लिए आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऑनलाइन डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप्स इज़ अ ग्रेट कॉम्बो फॉर अ स्टूडेंट जो अपना करियर बनाना चाहता है। शिवम, इसको ना मैं अपने आप से रिलेट करता हूँ। मैं 2003 में मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी अपनी देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उस समय हाल ये था कि कॉलेज में कोई क्लासेस होती नहीं थी। हम कॉलेज जाते थे, अटेंडेंस लगाते थे, थोड़ी देर लाइब्रेरी में घूमते थे और कुछ काम करने को नहीं होता था, बोरियत भी होती थी। तो मैंने सीखने के लिए वहाँ एक इंस्टीट्यूट होता था NIIT, मैंने उसके ना पैम्फलेट बांटना शुरू कर दिया था और मुझे डेली के ना 50 रुपये मिलते थे। मेरा हमेशा से मानना था कि अगर आपको बोलना सही आता है, अपनी बात समझा सकते हो और सेल्स कर सकते हो, तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। कॉलेज जाता था, अटेंडेंस लगाता था, थोड़ी देर तफरी करी और फिर NIT चले जाता था। वहाँ से उनके पर्चे उठाए और खड़े हो जाता था स्वीट शॉप्स के बाहर, सिनेमा के बाहर में, और वो पैम्फलेट देता था। डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी, कोई लेता नहीं था स्टार्टिंग में, कोई लेके फेंक देता था। पर मुझे ये लगता है कि पढ़ते समय ये वाली डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, जो रेगुलर कॉलेज के बच्चे को नहीं मिल पाती है। ये स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी उन टीयर 3 स्टूडेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को जिन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, टॉप 10 नहीं मिल पाता, तो कोई भी कॉलेज मिले, चाहे ऑनलाइन मिले चाहे ऑफलाइन मिले, पर नौकरी स्टार्ट कर दो। कोई भी जॉब रोल मिले आपको, फिर वो स्टार्ट कर दो। और प्रॉब्लम क्या होती है, हमें जब अच्छे कॉलेज में भेज दिया जाता है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में डिफरेंस हो जाता है। हमें एक्चुअली लगता है कि अब मेरे फादर साहब ने 20-30-40 लाख रुपए लगा दिए, अब मुझे अगर 2-4 लाख रुपए का पैकेज नहीं लगा तो फिर मुझे वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर मैं यही बोलता हूँ, पैसा कितना भी लग गया हो पढ़ाई में, पर जॉब छोटे से स्टार्ट हो, कोई भी जॉब स्टार्ट हो, पर स्टार्ट होना ज़रूरी है। करेक्ट। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं खुद एमिटी से पढ़ा हूँ। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है। मेरी तो जॉब लग गई थी थैंक्स टू एमिटी, बट मेरे कैंपस में बहुत सारे बच्चे थे जहाँ पे उनकी जॉब नहीं लगी, एंड देयर वर पीपल फ्रॉम विलेजेस, ऐसे बहुत ऐसे बैकग्राउंड से थे, तो उनकी रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हो पाई। लेट्स से एक एजुकेशन पे प्राइवेट कॉलेज में जाकर 10-15 लाख रुपए लग जाते हैं अगर आप हॉस्टल और सारा खर्चा लगाओ। आज की डेट में तो शायद ज़्यादा ही होगा। तो अगर 15 लाख रुपए लगाकर आप महीने का 30,000 रुपये भी नहीं कमा रहे, इट्स अ बिग थिंग आउट देयर। और वहाँ पे जो प्रेशर आता है बच्चों के पास में, बिकॉज पेरेंट्स भले ही ना बोले बच्चों को, बट वो जो साइकोलॉजी डिफरेंस आता है ना, कि अब मुझे 15 लाख रिकवर करने के लिए साल का 3 लाख भी अगर कमाऊंगा तो 5 साल तो सिर्फ रिकवरी में लग रहे हैं, और उसमें सेविंग्स भी निकालूंगा, सब कुछ करूँगा, तो 10 साल तक मैं सिर्फ अपना लोन पेमेंट निकाल पाऊंगा। इट्स अ बिग स्केरी आउट देयर। तो मुझे तो लगता है जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, प्लीज़ साइड बाय साइड आप कुछ ऐसा सीखिए या फिर कहीं काम करिए जिससे आपका प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव हो पाए।
तो एग्जैक्टली 12th के बाद में साइड हसल करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तरीके की साइड हसल, कोई ब्लॉगिंग करो, कोई वेबसाइट बनाओ, कहीं जाके हॉस्पिटैलिटी में चाहे सामान डिलीवरी करो, कुछ भी करो, पर करना बहुत ज़रूरी है 12वीं के बाद में। इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स 1 लाख महीना का सपना दिखा रहे हैं। एक एवरेज टियर 3 सिटी के बच्चे के लिए स्क्रैच से 1 लाख महीना कमाने में एक्चुअल मैथ क्या है और मेहनत कितनी लगती है? देखो, अगर हम किसी को देखें कि वो 1 लाख रुपए कमाने का सपना दिखा रहा है, सबसे पहले ना मेन समझना पड़ेगा कि शुरुआत छोटे से होती है। अगर आप सोचोगे कि पहले महीने दूसरे महीने में आप 1 लाख कमा पाओगे, वो तो नहीं बना पाओगे। मैंने जब अपनी पहली ऑनलाइन इनकम की थी तो 5,000 रुपये की थी, और उसको कमाने में भी 6 महीने लगे थे। तो टुक मी 6 मंथ्स टू अर्न फर्स्ट 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस गलत सेट की जाती है, तो इवेंचुअली वो ट्रैप में आ जाते हैं कि मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो मैं भी 1 लाख कमाना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ AI टूल्स की हेल्प लेनी चाहिए। क्लॉड, GPT, ये आजकल बहुत अच्छे टूल्स हैं, वो आपको एक सही रास्ता बता सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का भी कोर्स बाय करने की सोच रहे हो या उनके प्रोग्राम में एनरोल करने की सोच रहे हो, आप उसका नाम डालिए GPT में और बताइए ये सच है या गलत है, वो आपको सही एडवाइस देंगे। और जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे AI इंजन से, उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। मैं एक एग्जांपल याद आया अचानक, 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी। तो अभी अप्रेजल टाइम चल रहा है ना, अभी अप्रैल में। तो मैंने, एक लड़की है हमारे ऑफिस में, उससे पूछा कि जब आपने ज्वाइनिंग की थी तो कितने रुपये में की थी? तो उसने 18,000 रुपये में ज्वाइन की थी वो 2020 में या 21 में। और अभी लास्ट इंक्रीमेंट ना उसका 1,05,000 या 1,06,000 हुआ है। तो मैं बड़ा खुश था, और मेरी उससे लर्निंग क्या थी, मेरा लर्निंग आउटकम क्या था उस कॉन्वर्जेसन से, कि स्टिक टू योर जॉब। एंट्री तो हो गई है 15, 16, 17,000 रुपये में, पर अगर 5 से 10 साल आपने दे दिए ना इस जॉब को और आप रुक गए, तो फिर आपका कोई भी एम्प्लॉयर हो, वो उतनी वैल्यू आप उस कंपनी में बिल्ड कर लोगे और उतना उस कंपनी के बारे में जान लोगे, कंपनी 10 बार सोचेगी आपको फायर करने में। मैं एग्री करूँगा, और मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भी सेम चीज़ बोलना चाहूँगा। पैसा कंपाउंडिंग में होता है ना। बहुत सारे आजकल के एम्प्लॉयज़ मैं देखता हूँ, मैं भी हायरिंग करता रहता हूँ, वो पहली जॉब करते हैं, उनका माइंड सेट होता है 1 साल में जॉब चेंज करके 20% इंक्रीमेंट उठाना है, एंड दैट्स हाउ दे चेंज द जॉब, दे गेट द इंक्रीमेंट। बट जब तक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक सब्सटैंशियल डेल्टा 4 वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, तब तक वो ROI हम कभी नहीं ले पाएंगे जो कंपाउंडिंग में पॉसिबल है। मैं इतने सारे यंगस्टर्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छी हसल करते हैं और फाउंडर्स की फाउंडर बॉडी में आके एक छोटा सा ESOPs भी बनाते हैं, एंड दे हैव मेड गुड मनी। चलिए, आप ESOPs भी नहीं बनाना चाहते, अगर आप सैलरी को भी इंक्रीज करना चाहते हैं और अगर आप कोर टीम में काम कर रहे हैं, कंपनी के इनिशियल डेज में हैं या फिर स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ कंपाउंडिंग में छुपी हुई है, प्रोवाइडेड आप सिर्फ सैलरी के लिए काम ना कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा 9 to 5 ओवर हो गया, मैं घर बस्ता उठाकर चला जाता हूँ। रेदर आप सोचिए कि ऐसी और कौन सी प्रॉब्लम है कंपनी को जहाँ पे मैं अपने स्किल सेट को दे सकता हूँ। अगर इस तरीके से कोई एम्प्लॉय सोचेगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छी वैल्यूज निकाली जा सकती है। मैंने सीखा है, इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप यार। Correct. और ये मिलती नहीं है, ये ली जाती है। करेक्ट, दी नहीं जाती है, ली जाती है। ओनरशिप चाहे वो कंट्री की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे वो बच्चों की हो, वो किसी चीज़ की भी ओनरशिप हो, अगर छोटे से बच्चे को अपने बेड की ओनरशिप आ जाए ना, तो वो अपना बेड बनाएगा, वो अपना बेड गंदा नहीं करेगा। तो ये ओनरशिप स्टार्टिंग से बहुत ज़रूरी है, और ओनरशिप आ गई फिर आपको कोई रोक नहीं सकता उस कंपनी में ग्रोथ लेने से। सपोज आज कोई स्टूडेंट्स है, अपने बैचलर कोर्स में इनरोल होता है, ग्रेजुएशन करने तक मैंडेटरी स्किल्स कौन सी है जो उनके पास होनी चाहिए डिग्री सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग? एक कम्युनिकेशन और एक सेल्स वाली तो मैंने बता दी थी कि ये तो होनी चाहिए, कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कि जो अपनी बात बोलना चाहते हो वो दूसरे को समझा सको ईजी अपनी भाषा में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, और सेल्स आनी चाहिए, फिर वो कुछ भी सेल करना हो। आपने 2 बड़े स्किल्स तो ले लिए मेरे से, क्योंकि मुझे लगता है ये 2 स्किल ने मुझे बहुत हेल्प किया। शुरुआत में जब मैं था तो कम्युनिकेशन स्किल मैंने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग से। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे कोइंसिडेंटली बोला कि तुझे वेबसाइट का पैकेज ये लेना है, और मैंने पैकेज के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग सीखा कि वो कैसे कम्युनिकेशन बना रहे हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अब्यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पे गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, बट मैंने बहुत कुछ सीखा। आज जो मैं आपके सामने कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट स्किल कि मैं लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाया। और रही बात सेल्स स्किल्स की, इंजीनियरिंग के बाद में मैंने पहली जॉब सेल्स में की। पूरा का पूरा विकास मार्ग में मैंने मोबाइल फ़ोन बेचे हैं लिटरली माइक्रोमैक्स के लिए। तो मुझे पता है सेल्स स्किल ने मुझे कितना अच्छा पर्सन बनाया, रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करने दिया। उसके अलावा तीसरा स्किल जो शायद इतना आसान नहीं है सीखना, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको काम करके सीखना पड़ेगा, वो बुक से नहीं सीखा जा सकता, वो है हर स्थिति में अपने आप को चेंज करना। मतलब द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, द अडेप्टेबिलिटी, कि आप कहीं भी सर्वाइव कर पाएँ। ये इतना अमेजिंग स्किल है ना, अगर ये किसी के पास में आ गया ना तो आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आपको हार मिली है, आप अडॉप्ट कर लेंगे। आपको आज ज़्यादा सक्सेस हुई है, आप फिर भी काम डाउन रहेंगे। हर स्थिति में अपने आप को काम डाउन करने का स्किल ना इतना क्रेजी है, ये आपको हर जगह से बचा सकता है। और एक मैं ऐड करूँगा इसमें, जो मैं अपने साथ में लाता हूँ, मैं बोर्डिंग स्कूल से हूँ, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल करना, अपनी जगह बनाना। अपनी जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कॉलेज में प्लेसमेंट लेनी हो, कॉलेज में
क्लास में जगह बनानी हो, घर में अपनी जगह बनानी हो, दोस्तों के बीच में अपनी जगह बनानी हो, अपनी जगह बनाना आना चाहिए आपको। आप भीड़ में ना खो जाएं। मेरा को फाउंडर है, हमेशा मुझे एक एग्जांपल लेता है पर्पल काउ का, एक बड़ी अच्छी किताब है। करेक्ट। तो वो मुझे हमेशा बताता है कि ना डिफरेंट दिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे परिवार में भी हो, अपने फैमिली में भी हो, आपको अपनी जगह बनानी आनी चाहिए। आप डिफरेंट दिखो। चाहे आप एक कंपनी में हो जहाँ पे 10 लोग हैं, कभी फिर 100 हो जाएंगे, फिर 1000 हो जाएंगे, पर आपको डिफरेंट अपनी जगह बनाना कैसे सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्किल मैं समझता हूँ कि मैं बोर्डिंग स्कूल से सीख के आया, कि जहाँ पे मैं अचानक से भेज दिया गया और कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। अचानक से एक घर पे रहता हुआ बच्चा बोर्डिंग में अगले दिन सुबह उठे तो बड़ी मुश्किल होती है, पर ठीक है वो जगह बनाना सीखा, अपनी जगह कैसे बनानी है। आज बिज़नेस में अगर हूँ तो आज बिज़नेस में भी समझता हूँ कि अपनी जगह कैसे उस बिज़नेस में बनानी है। तो ये एक स्किल है, मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि अपनी खुद की जगह कैसे बनानी है। हज़ारों लोग यार बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम देते हैं। आप एक जॉब लेने जाते हो ना, तो वहाँ पे भी आपकी वाली जॉब के लिए 10, 12, 20, 50 रिज्यूमे होते हैं। आप कैसे डिफरेंटली होगे, आप कैसे जगह बनाओगे ना उस ऑफिस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मुझे एक शख्स का नाम याद आ रहा है, विद योर परमिशन आई वांट टू ऐड। 2015 की बात है, मैंने एक स्टूडेंट को मार्केटिंग सिखाई। मैं खुद पढ़ाता था उस टाइम पे, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट साइड का लड़का था। कोट पैंट में आता था। यूजुअली जब बच्चे पढ़ने आते तो फॉर्मल ब्लेजर्स में नहीं आते, एंड ही यूज्ड टू कम इन ब्लेजर्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मार्केटिंग सीखा, उसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से सीखा, और फिर इधर उधर हो गया, मेरा कभी टच में नहीं हुआ। वन फाइन डे इन 2019 ही जस्ट कॉल्ड मी, हे शिवम कुछ काम है एंड जस्ट कम टू बाराखंबा ऑफिस, एंड देयर इज अ बिग पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और उसने मुझे वहाँ पे बुलाया, एंड आई गॉट टू नो ही इज़ बिकम द CFO ऑफ दैट कंपनी, राइट। एंड मैंने कहा आपने तो मार्केटिंग सीखी थी, यूर द CFO है, लाइक हाउ कम, राइट। देन ही टोल्ड मी, राइट, कि उसके पास में एक ऑप्शन था, CA बनने के बाद में उसको बिग 5 ज्वाइन करनी थी गुड़गांव के अंदर में, और शायद 27-28 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही थी वहाँ पे। एंड दूसरा ऑप्शन था बाराखंबा में, ये केमिकल की कंपनी थी जहाँ पे स्टार्टअप काइंड ऑफ था, और उसे लगा ये वैल्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा ऐड दे पाएगा। उसने वो ज्वाइन की एंड अपनी जगह बनाई, एक नॉर्मल CA से CFO बना एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी का। नाउ ही इज़ अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, बिकॉज जब पब्लिक लिस्ट होती है कंपनी तो एक डायरेक्टर भी चाहिए होता है। ही इज़ अ डायरेक्टर इन 2 कंपनीज। उसका पर्सनल नेटवर्क बहुत सॉलिड है, एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज द डिग्रीज, इज़ बिकॉज उसने जगह कैसे बनाई। तो मैंने जब और ग्रिल किया कि आपने जगह कैसे बनाई, तो उन्होंने नहीं बताया, उनके जो डायरेक्टर थे, फाउंडर थे, उन्होंने मुझे बताया कि इसने अपनी जगह बनाई कि इसने ये नहीं किया कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसने बनाया कंपनी का 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कहाँ से बच सकता है। एंड लिटरली ही डिड दैट, जबकि उसके KRAs में भी नहीं आता। उसके KRAs में नहीं कि मार्केटिंग का बजट कैसे कम होगा, उसने लिटरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम को कॉल किया, क्योंकि उसने नॉलेज ली थी 2014 में। उसने बोला ये चीज़ें होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ ही किल्ड 10 करोड़ रुपीज परफॉर्मेंस बजट ऑफ अ ईयर। ऐसे करके उसने बहुत सारी जगह बनाई, दैट्स व्हाई ही इज द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी नाउ। जो मैं कुछ कंपनीज को जानता हूँ आज भी यार, जहाँ पे CEO से ज़्यादा CFO समझते हैं धंधे को, उस बिज़नेस को। क्या आना है, क्या जाना है, क्या काटना है, क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है। तो कई कंपनीज के CFO तो आर बेटर देन CEO यार, क्योंकि उनके पास में सारा हिसाब किताब है ना। एडटेक में 100% प्लेसमेंट गारंटी, ये आज से नहीं है, मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ। जैसे टर्म्स अब कॉमन हो गए हैं, ये सुन के स्टूडेंट को एक्साइटेड होना चाहिए या केयरफुल होना चाहिए? और स्किल सर्कल खुद ये प्रॉमिस करता है क्या? सबसे पहले ना 100% प्लेसमेंट गारंटी हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। उसके पीछे लॉजिक है, जिस यूनिवर्सिटी और जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में एंट्री में कोई टेस्ट नहीं है, एंट्री बैरियर नहीं है, तो टेक्निकली एंट्री बैरियर ही नहीं है, तो वो कभी प्लेसमेंट कर ही नहीं पाएंगे। या तो एंट्री बैरियर होना चाहिए या एग्जिट बैरियर होना चाहिए। स्किल सर्कल में हमने एग्जिट बैरियर क्रिएट किया हुआ है। हम एंट्री के टाइम पे किसी का एवैल्यूएशन नहीं कर रहे, बट जब बच्चा पास हो रहा है तो एक सर्टेन चेक्स है, उसके बाद ही प्लेसमेंट में जाना जा सकता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे स्किल सर्कल में 100% प्लेसमेंट होती है क्या, मैं बोलूँगा येस, बट विद अ स्टार कि एग्जिट बैरियर लगाने के बाद में। और एग्जिट बैरियर में उसके लाइव प्रोजेक्ट, उसके असाइनमेंट, उसका एग्जाम, उसका IIT सर्टिफिकेशन तक चेक करते हैं, उसके बाद में उसको प्लेसमेंट जाने देते हैं। शिवम, आज हर तीसरा कॉलेज स्टूडेंट फ्रीलांसर बनना चाहता है। हर स्टूडेंट फ्रीलांसर बनना चाहता है, पर 90% पहले 3 महीने में क्विट कर देते हैं। सबसे बड़ा फ्रीलांसर ट्रैप क्या है? और अगर कोई स्टूडेंट पेरेंट्स को फुल टाइम फ्रीलांसर के लिए कन्विंस करना चाहता हो, टेबल पर एग्जैक्टली क्या रखना चाहिए? मैं तो और कहीं नहीं, मैं तो यहीं मेरे रूम में हमारे सोशल मीडिया वाले पर्सन हैं, ये भी बड़े मन में एक आता है कि मैं भी तो फ्रीलांस कर सकता हूँ। तो फ्रीलांस करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट द हार्श रियलिटी इज़ द प्रॉब्लम। जब आप फ्रीलांस को फुल लांस बना देते हो ना, जब फ्रीलांस को पार्ट टाइम से फुल टाइम कर देते हो, और जो अनसर्टेनिटी आती है साथ में, वो बहुत खतरनाक है। ऑफ कोर्स जिनको लॉन्ग टर्म में एक हसल करना है, जिनको ने मान ही ठान लिया कि उन्हें करना ही है, चाहे बिजनेस पे कुछ भी हो जाए वो कर लेंगे। बट जो फ्रीलांस को फ्रीलांस समझ के कर रहे हैं और सडनली वो सर्टेनिटी नहीं है,
उनके लिए बहुत शॉक लगता है कि यार अभी तो 20,000 रुपये आ रहे थे, अभी 50,000 आ रहे थे, अब सडनली जीरो में कैसे सर्वाइव करूँ, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं उन फ्रीलांसर्स को यही बोलूँगा जो फ्रीलांस को फुल टाइम बनाना चाहते हैं, इसको प्लीज़ फ्रीलांस की तरह मत ट्रीट करो, ट्रीट इट लाइक अ धंधा, ट्रीट इट लाइक अ रियल बिजनेस, और सारे काम छोड़ दो। बिकॉज जब उस बिजनेस पे फुल फोकस करोगे ना, तभी कुछ बन पाएगा। मैं एक बहुत अच्छे पर्सन से मिला था एंड ही बिल्ट अ वेरी गुड बिजनेस। उसने पीवीआर प्लाजा का कॉम्पिटिटर क्रिएट किया और मल्टी करोड़ की एक सिनेमा चेन बना दी। उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बोली कि शिवम, इट्स गुड कि आप एक गड्ढे को 20 फुट तक खोदो और पानी निकालो, रेदर देन एक एक फीट के 20 गड्ढे खोलो। प्रॉब्लम के ये जो फ्रीलांसर्स हैं ना, ये बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं वेबसाइट भी बना दूंगा, मैं सोशल मीडिया भी कर दूंगा, मैं कंटेंट भी बना दूंगा, मैं तुम्हारा पॉडकास्ट भी कर दूंगा। वो एग्जॉस्टेड हैं, वो कुछ भी कर देंगे। दैट्स वाई दे नॉट गुड एट वन थिंग। मुझे लगता है यू शुड बी वेरी गुड एट वन थिंग। अगर आप एक चीज़ में बहुत अच्छे हो ना, रेफरल बहुत स्ट्रांग आएंगे। और पूरी इंडस्ट्री फ्रीलांसिंग गेम में रेफरल से चलती है। सबसे अच्छा फ्रीलांसर मुझे वही याद रहता है जो एक चीज़ में अच्छा हो। प्रॉब्लम है यहाँ पे हर कोई सब में अच्छा है। दैट्स वाई लोगों के नाम याद नहीं रह पाते। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आज मैं आपका एक नाम दिमाग में बनाऊंगा टैग के साथ में, रोहित इज़ फॉर दिस, और मैं वो याद रखूंगा। द मोमेंट रोहित ने 4 टोपी पहन ली कि मैं ये भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं आपका नाम ही नहीं याद रख पाऊंगा। दिस इज द रियलिटी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ में एक्सपर्ट सुपर अमेजिंग होना, टी शेप आज भी मायने रखता है। स्पोर्ट्स बड़ा मैटर करता है इसमें। स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है पूरी लाइफ लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करता है और वन फाइन डे उसको वो जंप करने को मिलती है। ये नहीं कि मैं लॉन्ग जंप भी कर लेता हूँ, मैं रनिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि अगेन रनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्ग जंप ना। पर वो लॉन्ग जंप में ही जाता है। वो ऐसे नहीं कि मैं रनिंग भी कर लूँगा, मैं लॉन्ग जंप भी कर लूँगा, मैं रिले भी कर लूँगा। उसको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, उसको कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। वो सिर्फ कोई जैवलिन थ्रो करना चाहता है तो वो लाइफ लॉन्ग जैवलिन ही थ्रो करता रहेगा। और एक और चीज़ में, जब स्पोर्ट्समैन 5 बजे उतरता है ना अपनी पिच पर, तो ये नहीं देखता कि मुझे कौन देख रहा है, वो अपने को अकाउंटेबल होता है। इसी तरीके से जो फ्रीलांसर्स या जो अपना काम करने में बहुत एक्सपर्ट आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो रात के 4 बजे तक भी काम करेंगे, बट इवन नॉट दैट गेटिंग पेड फॉर, या उनको कितना पैसा मिलने वाला है, बट दे सो ऑब्सेस विद दैट वन थिंग ना, वो अपने मजे के लिए कर रहे हैं। और पैसा तभी बनता है मेरे हिसाब से। कॉलेज ड्रॉप आउट करके करोड़पति बनो। बहुत सारे रील्स आजकल ये आते हैं कि अपना कॉलेज छोड़ो और करोड़पति बनो। एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव से इसमें कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ कूल दिखने वाली हाइप है? नहीं, देखो पीटर थील भी इसको प्रमोट करते हैं। पीटर थी तो बहुत बड़ा फंड चलाते हैं। थील फेलोशिप यही है, कॉलेज ड्रॉप आउट करो और पैसा लो। पैसा लो। रितेश ने भी यही किया था। इनफैक्ट ड्रॉप आउट करो और पैसा लो। करेक्ट, कॉलेज ड्रॉप आउट करो और आप पैसा करो। अब यूएस में चलता है, दैट्स वेरी कूल देयर। वहाँ पे इकोसिस्टम वैसा है, वहाँ पे स्कूल से ही वैसी एजुकेशन कराई जाती है। मुझे लगता है अगर ये कॉलेज ड्रॉप आउट सिस्टम इंडिया में चलाना है ना, तो पहले स्कूल्स को चेंज करना पड़ेगा, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम, कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा, तो जाके ड्रॉप आउट का दम चाहिए। ड्रॉप आउट इज़ नॉट अ ईजी डिसीजन इन इंडिया, बिकॉज जब आप ड्रॉप आउट पे जाते हो ना, यू आर अकाउंटेबल टू पेरेंट्स। पेरेंट्स 1 साल दे सकते हैं, 3 साल नहीं देंगे। और अगर 3 साल भी देंगे ना, देर विल बी आस्किंग कॉन्स्टेंटली कि आउटपुट चाहिए, तो वहाँ पे बच्चा वो बोल नहीं पाता। हमारा तो 40% लर्नर जो आता है ना, वो ड्रॉप आउट होता है। 40% जो टीयर 2 में 1 साल पढ़ा, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया। मज़े को मैं और डिफाइन करता हूँ कि कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कभी घर में कोई बीमार था, कभी उसको माइग्रेट करना पड़ गया, कभी पापा का ट्रांसफ़र हो गया, तो मोटिवेशन खो दी। क्या इसने मोटिवेशन नहीं खोई थी, और ऐसा भी नहीं था कि इसका मन था ड्रॉप आउट होना। बहुत सारी कंडीशंस के कारण ड्रॉप आउट होते हैं। रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे याद है जब मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरे पहले साल में तो बहुत एक्साइटेड होकर मेरे घर वालों ने एडमिशन करा दिया कि पढ़ाएंगे तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन बेच देंगे। वो इमोशनल होकर उन्होंने कर दिया। सेकेंड ईयर में पैसे नहीं थे, एंड दैट आई टुक अ बैंक लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने 4-5 लाख रुपए का लोन लिया था, तब मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट किया था। नाउ इट्स कमिंग टू माय माइंड कि चलो हमने तो ले लिया, हमें मिल गया था, बट अबाउट द दोज लर्नर्स जिनको ये पैसा नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्टेबल डिसीजन नहीं लेते, इमोशनल डिसीजन लेते हैं कि ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, पहले साल की फीस पे कर देते हैं, दूसरे साल की देख लेंगे। वो जो देख ले वाला एटीट्यूड है ना, तो वो बहुत बड़ी ऑडियंस है मेरे ख्याल से इंडिया में। तो ये ड्रॉप आउट्स को आज चांस तो मिलता है कि अब ये कहीं भी हो इंडिया में और ये अपनी डिग्रीज़ को परस्यू कर सकें और वो फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट करके एक कॉन्फिडेंस तो अपने आप में ला सकें। मतलब मुझे लगता है कि फ़र्क क्या है जॉब करने जा रहे हो और आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हो। तो हमेशा दुनिया में ना एक डिसबैलेंस रहा है इसके अंदर कि अगर 100 रुपये है तो वो 5% या 6% लोगों के पास ही उसमें से 80 रुपये है और 20 रुपये कम लोगों के पास में है। जॉब्स तो हमेशा ज़्यादा रहेंगी, स्टार्टअप्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे। स्टार्टअप्स और बढ़ रहे हैं इंडिया में, स्टार्टअप्स बढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगेन अगर मुझे फॉर्मल जॉब में जाना है, मुझे स्टार्टिंग करनी है, मैं पहला जाके सीधा स्टार्टअप करूं और वो सक्सेस हो जाए, ये तो बहुत कम चांसेस हैं यार। मेरे पास में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, मेरे ऑफिस से ही बहुत सारे लोग मेरे पास आइडिया लेके आते हैं। मैं अगेन यही बोलता हूँ और मैं हर किसी नए फाउंडर के बोलता हूँ कि जाओ पहले जॉब कर दो थोड़े टाइम,
पहले ना एक्चुअल में जाके वो परेशानियां देख लो बिजनेसमैन को होती है। पैसे की क्या परेशानियां होती हैं, लोगों को मैनेज करने की क्या परेशानी होती है, मार्केटिंग की क्या परेशानी है। तो पहले जॉब कर लो। ये जो सीधा फॉर्मूला हो गया ना कि ड्रॉप आउट करो और बिजनेस धंधा बनाएंगे, बिजनेस बनाएंगे, इसमें मत जाओ। बहुत हायर चांसेस हैं कि फेल होगे। मैं अग्री करूँगा। और गिटार होता है कॉलेज में, लड़के बजाते हैं नीली आंखों वाले, वो लड़कियाँ आ जाती हैं, इम्प्रेस हो जाती है ना, तो लोगों को अटेंशन लेना पसंद है। तो पिछले 10 सालों में ना फाउंडर्स को बहुत अटेंशन मिला है। शार्क टैंक देख लीजिए, ईटी न्यूज़ देख लीजिए, एंटरप्रेन्योर मैगजीन देख लीजिए, बिजनेस कॉन्क्लेव देख लीजिए, 19 साल के बच्चे ने जेप्टो $1 बिलियन कंपनी बनाई। तो फाउंडर्स आर गेटिंग अटेंशन। ये पहले नहीं था। पहले जो फाउंडर्स थे वो 40-50 साल के फाउंडर्स थे, सीजन एंटरप्रेन्योर्स थे। ये यंग बच्चे बनने लग गए। भले ये 1% लोग थे, बट इनको देखकर बहुत देखा दाखी में इन्फ्लुएंस होने लग गए कि मैं भी फाउंडर बनूंगा, मैं भी सीईओ बनूंगा। अभी प्रॉब्लम फाउंडर सीईओ बनने में नहीं है, प्रॉब्लम खुद को जानने की है। आप खुद को नहीं जानते हो, दे आर नॉट सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ। वो बंदा 12 घंटे लगातार काम कर सकता है और आप फैड में उसको देखकर काम कर रहे हो, आप 2 घंटे भी नहीं कर सकते हो। वो 12 घंटे कंप्यूटर में बिना खाए पिए काम कर सकता है, बिना स्ट्रेच के, उसको उफ भी नहीं होगा। और आप 2 घंटे बाद बोलोगे मैं थक गया, मैं कल काम करूंगा। ये नहीं पता, लोगों को खुद के बारे में नहीं पता। तो जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, जब आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, अपने बारे में आपको पता चलता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, बुरा हूँ, तब जाके सेल्फ अवेयरनेस आती है। और सेल्फ अवेयरनेस के बिना बिजनेस करना एक बेवकूफ़ी है। बिकॉज आज की डेट में भले ही बहुत स्टार्टअप्स हैं, बट चलते कितने हैं? हैंडफुल। फंडिंग कितनों को मिलती है? हैंडफुल। फंडिंग करके सक्सेसफुल कितने हैं? हैंडफुल। वो हैंडफुल कंपनीज हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रिस्क मत लो, आप लो, लेकिन सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जेब में रख के चलो कि ये भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर मैं फेल हुआ तो मेरा बैकअप प्लान क्या है। मैंने जब बिजनेस पहले स्टार्ट किया था, बड़े फ़नी चीज़ है वो, 2014 में मैंने नौकरी छोड़ी बड़े ड्रामेटिक तरीके से। मेरे दोस्त ने मुझे फेसबुक पे मेरे टाइमलाइन पे आके चैलेंज किया, आई चैलेंज यू, यू क्विट योर जॉब इन 30 डेज, दिस इज़ माई चैलेंज टू यू मिस्टर शिवम आहूजा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे बहुत इंस्पायर करता है। उसने होंडा सिटी खरीदी थी अपने बिजनेस से और सिर्फ 24 साल का था। मैं कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, मैंने कमिटमेंट डाल दिया। मैं भी फैड में आ गया कि ठीक है एक्सेप्टेड। मैंने रेजिग्नेशन दी अपने बॉस को बहुत चोड़ में, आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। ऑफ कोर्स नोटिस पीरियड पूरा किया और इस तरह से मैंने अपनी कंपनी से एग्जिट लिया। नेक्स्ट 6 महीने मेरी 1 रुपये की इनकम नहीं हुई। बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, उसी के साथ मिलकर स्टार्ट किया, और 1 रुपये की इनकम नहीं हुई और एक्सिस के क्रेडिट कार्ड पे 62,000 रुपीज़ का क्रेडिट और चढ़ गया। और वहाँ पे मेरा सिबिल भी खराब हो गया। दो इट्स टचवुड इज़ मच बेटर टुडे, बट वो मुझे लगता है वो ट्रॉमा था मेरा 6 मंथ्स का। मैं स्कूटी ड्राइव करता था, मेरे दिमाग में डिप्रेशन चलता था कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया, और मैं घर पे नहीं बताया। मैंने जॉब छोड़ दी। मैं बिजनेस कर रहा हूँ दोस्त के साथ में, पैसा आ नहीं रहा, 6 महीने के 1 साल तक नहीं आया पैसा, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूँ। वो जो फीलिंग है ना, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और पैसा नहीं आ रहा, ये बहुत खतरनाक है। सही में घर वालों को पता नहीं लगा 6 महीने तक? मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि मेरा सेल्स का जॉब था। मैं स्कूटी उठा के निकल जाता था और दोपहर के टाइम में कहीं बगीचे में बैठ जाता था, और फिर शाम में दोस्तों के साथ में वापस बिजनेस की बात करने लग जाता था। बट मैंने उनको नहीं बताया, बिकॉज मैं उनसे अगर पूछ के डिसीजन लेता ना, मैं कभी ना ले पाता। और मेरे दोस्त ने एक अच्छी बात बोली थी कि पहली सिगरेट जब लड़का पीता है ना, तो घर पे नहीं पूछता, दारू पीता तो तब नहीं पूछता। आज तू बिजनेस करने जा रहा है तो घर पे क्यों पूछ रहा? जब सब बुरी चीज़ों के लिए तुम घर पे नहीं पूछते, तो सब अच्छी चीज़ों के लिए क्यों पूछ रहा? ये दिमाग मैंने स्टक हुई कि यार ठीक है, सही बात तो कह रहा है कि आज अच्छा चीज़ करने जा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, तो फिर मैं घर पे नहीं पूछता, उनको सरप्राइज़ करूँगा। फिर मैंने सरप्राइज़ किया एंड दे वर प्राउड, बट ये करने में बहुत टाइम लग गया। मेरे लिए अच्छी लर्निंग है यार, ये बहुत अच्छी लर्निंग है कि सब जब गलत काम के लिए नहीं पूछते तो अच्छे काम के लिए भी क्यों पूछो, करने के बाद बताओ उनको। आपने स्किल सर्कल को बूटस्ट्रैप किया है या फंडिंग ली? नहीं, मैंने फंडिंग नहीं ली, ये बूटस्ट्रैप है स्टार्टिंग से आज तक। कोई प्लान्स? अब प्लान्स फ्यूचर के होंगे, बट अभी तो नहीं है। टचवुड वी आर ग्रोइंग एंड हमें वो P&L को मैनेज करने का फॉर्मूला मिला है। एंड इस बिज़नेस में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे 200 करोड़ की फंडिंग डालोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। इट्स अ स्टेबल बिजनेस गोइंग गुड। ब्रांड क्रिएशन में हम और वैल्यूज़ डालने के लिए पैसा डाल सकते हैं, ब्रांड की IP स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाल सकते हैं, बट जिस तरह से बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, अनटिल कोई एग्रेसिव ग्रोथ प्लान चाहिए हो तो। एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचता है कि करना है तो कुछ बड़ा करना है फिर, और उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा किया है, बड़ी फंडिंग ली है, और फिर उसको बहुत बड़ा फ्लॉप भी बनाया है, बहुत बड़ा फेलियर भी बनाया है, और आज दूसरा बना रहा हूँ। आज इसी प्रिंसिपल पे चलता हूँ कि फंडिंग ना मिले तो अच्छा है, मतलब मैं प्रे करता हूँ कि नहीं मिले तो अच्छा है। ठीक ठाक रिजर्व्स हैं, ठीक ठाक टर्नओवर करते हैं हम लोग। अगेन क्योंकि पिछली बार प्रेशर और ये फोर्स देख चुके हैं कि फंडिंग आते ही आज 2 किया है तो कल 4 करना है, परसों 8 करना है, फिर 16 करना है, इस रेस में आ जाओगे। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि बिना फंडिंग के चल सको। और ये फंडिंग ना लोन जैसे है, जिसको चाहिए होती है ना उसको मिलती नहीं है। करेक्ट।
जिसको नहीं चाहिए होती है ना, क्योंकि अगर लोन के बिना आप कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, अपना काम चला सकते हो, लोन के बिना तो चलाओ। लोन आ जाएगा ना तो इजी इजी मनी हो जाएगी, इजी लाइफस्टाइल हो जाएगी। तो ये सब उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैसेज है कि अगेन कई सारे लोग कहते हैं कि बिना फंडिंग के चला सकते हो चलाओ, बिना वीसी के, बिना प्राइवेट इक्विटी के चला सकते हो चलाओ। वो अपना पैसा होता है तो ज़्यादा दुख देता है अगर वो बर्न होता है तो, और दूसरे का पैसा अगर जलता है ना तो उतना ज़्यादा दुख देता नहीं है। करेक्ट। और मुझे लगता है पैसा इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे है वो किसी का कोई भी पैसा। हो, चाहे वो आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, सेकंड टाइम हो, आप किसी का पैसा ले रहे हो यार, और फिर आपको वो सेंसिबिलिटी नहीं है ना वो पैसे को मैनेज करने की, आपको कोई हक नहीं है पैसा लेने का। आप कूल नहीं बन जाओगे पैसा लेने से, आपको रिटर्न करना है वो, और 1x रिटर्न नहीं करना, आपको 10x रिटर्न करना है, और 10x रिटर्न करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर में है। अगर आप नहीं करोगे ना, फ्यूचर में कोई इन्वेस्टर मुंह नहीं लगाएगा आपको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप किसी का पैसा लो, आप सोचो अगर मैं 1 करोड़ ले रहा हूँ तो क्या 5 करोड़ कर पाऊंगा, और कर पाऊंगा तो कब तक, ये सारा गेम है। बिजनेस को स्केल करने में सुनने में बहुत हैवी वर्ड लगता है। कोई 3 स्पेसिफिक मिस्टेक्स जो फाउंडर स्केलिंग में रिपीट करते हैं और आपने खुद इनसे कैसे सीखा? अब जब फाउंडर स्केल कर रहा होता है ना बिजनेस, तो उसको लगता है कि बस वो उसको मिल गया जादू मंत्र, और लेट्स से परफॉर्मेंस में 100 रुपये डालेगा तो 200 रुपये आ जाएंगे, 1000 डालेगा तो 2000 आ जाएंगे। यहीं पे प्रॉब्लम है। जब आप पैसा डालते हो ना और स्केल करने की सोचते हो तो प्रॉब्लम्स भी स्केल होती हैं, और आपको लगता है कि 10 लोग मिलकर 20 लाख कर रहे हैं तो 20 लोग मिलकर 40 करेंगे, ये भी गलती है। तो उनको लगता है कि बस पैसा डालने से और लोग बढ़ाने से बिजनेस बढ़ जाएगा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपके सिस्टम्स पहले स्ट्रॉन्ग करो, कि आप पहले 100 लोगों का सिस्टम बनाओ, तब जाके 40 लोगों को हायर करो, आप फटोगे नहीं। फाउंडर्स ये गलती करते हैं, वो फट जाते हैं, और ऐसा फटता है कि वो 2 साल पीछे चले जाते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मुझे लगता है कि फाउंडर्स करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी करी, मैं दूसरों को भी बोलूँ, मैंने खुद करी। जब अर्ली स्टेज में मैं बना रहा था तो मैंने एक्सपेंशन के टाइम पे यही सोचा कि 10 लोग मिलकर 10 करोड़ करेंगे तो 20 लोग मिलकर 20 करोड़ करेंगे। ऐसा नहीं होता फॉर श्योर। शिवम, मैंने ना ये गलती दूसरी बार करी लाइफ में। पहले 2009-10 में भी करी, क्योंकि तब तो इन्वेस्टर का पैसा आ गया था। तो सवाल ये था कि 5 करोड़ रुपए बैंक में रख के करोगे क्या? करेक्ट। प्लान क्या है, इसको खर्चा करने का प्लान क्या है? तो खर्चा करने का प्लान दिया कि रातों रात 7 कंपनी ओन्ड सेंटर खोलेंगे हम लोग, रातों रात सब जगह जा जाके। उस टाइम पे आपकी उम्र क्या थी? 2009 में मेरी रही थी यार 26-27 साल। इंटरेस्टिंग। तो अब खर्चा कहाँ करोगे इनको? चलो इंदौर चलते हैं, वहाँ पे बड़ा ऑफिस लेते हैं, बेस्ट इंटीरियर ढूंढते हैं यहाँ पे, बेस्ट ऑफ द इंफ्रा बनाते हैं वहाँ पे। कर दिया, स्केल कर गया और वापस नीचे गिर गए। 2021 में भी एग्जैक्टली ये किया। एडटेक की बहुत बातें हो रही थी, बहुत फंडिंग हो रही थी, तो हमें लगा हम भी स्केल करते हैं। 100 से 200 कर लिए, और यही हुआ कि आके हार गए। अगेन लाइफ में दोबारा यही हुआ कि दोबारा हमें डाउन साइजिंग करनी पड़ी। मार्केट में नाम थोड़ा सा ख़राब हो गया, पर अगेन ये पता था कि इस बार अब समझ के दोबारा करते हैं, क्योंकि दूसरी बार दोबारा सेम मिस्टेक कर दी है हमने। तो इस बार अब स्केल नहीं करते हैं, अब सिस्टम बनाने में लगते हैं। तो अगले 2 साल फिर सिस्टम बनाए और फिर स्केल किया, फिर 200 से सीधा 800 का स्केल मारा। नाउ यू हैव 800 हेड काउंट। तो मैं ये सीखा यार कि 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 साल स्केल मत करो, 3 साल रुको। एक रिसर्च है, जितनी भी फॉर्चून 500 कंपनीज है, उन्होंने पहले 3 साल में स्केल नहीं किया। पहले 3 साल की बैलेंस शीट सेम रखी, 4th ईयर से स्केल मारा। तो पहले 3 साल सिर्फ सीखा कि सिस्टम सही काम कर रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, क्या बिल्ड हो रहा है, क्योंकि सिस्टम बनाना चाहिए। मैं आपको पेटीएम की बड़ी ज़बरदस्त कहानी बताता हूँ। पेटीएम के जो सीटीओ हैं, मेरे नेबर ही हैं। वो बोलते हैं जब हमने पेटीएम बनाया था तो हमें ये इंस्ट्रक्शन थे कि अगर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन पेटीएम यूज़ करेगी तो ये चलेगा, कि अगर एक एक आदमी यूज़ करेगा तो ये क्या ख़राब होगा, क्या ये फटेगा। तो उस लेवल पे बनाओ इसको। ये विजन बहुत कम लोगों मतलब मैं विजय सर से बहुत बार मिला हूँ, लेकिन आप सोचो जब आप बना रहे हो, आप तो ही सोच रहे हो पूरा इंडिया यूज़ करेगा, पूरा इंडिया यूज़ करेगा तो कैसे होगा। तो इसके लिए इसको सीटीओ को चाइना भेजा गया, अमेरिका भेजा गया कि सीख के आओ कि फेसबुक क्यों नहीं ख़राब होता है। फेसबुक तो हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग को यूज़ करते हैं यार, तो फेसबुक क्यों नहीं ख़राब होता है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे कि ये सब क्यों चलते हैं यार। हमारी एमसीए की वेबसाइट टूट जाती है 31 मार्च को, करेक्ट, इनकम टैक्स पे करने जब जाते हैं, और कुछ करोड़ लोग जाते हैं। तो बोला कि ठीक है, फिर पूरा उसके लिए बनाते हैं। तो देखो कि क्या विजन थी। तो यही सोचा कि यार कि सिस्टम बड़े ज़रूरी हैं, फिर वो एक नहीं, फिर वो 1000 लोग यूज़ करें चाहे से। जब आप डायरेक्टली हायर करते हैं तो किसी कैंडिडेट का रिज्यूमे या इंटरव्यू में सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग क्या होता है? मैं सबसे पहले हायर करता हूँ, मैं उनका सीवी तो देखता ही नहीं, मैं बस बातचीत करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ क्या थॉट्स रखते हैं, एंड मेरा आइडिया होता है कि उसकी पर्सनल स्टोरी क्या है। मुझे पर्सनल स्टोरी से बड़ा लगाव है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुमने किस कंपनी में क्या प्रोफाइल पे काम किया, तुमने क्या चीज़ कैसे सीखी। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए आ रहे हो आप, और आप मेरे साथ में काम करना चाहते हो, मुझे बताइए तुमने कहाँ से सीखा, क्या तुमने 0 to 1 की जर्नी किया, तुमने खुद क्या क्रिएट किया। तुम दुनिया की सोशल मीडिया करने जा रहे हो, तुम्हारी सोशल मीडिया क्या है,
मुझे उनकी पर्सनल स्टोरी से बहुत लगाव होता है। जब मुझे कोई पर्सनल स्टोरी में ये फ्लैग मिल जाता है ना कि ये मैंने खुद से किया, मैं यहाँ पे अटका हुआ था तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे इतने फॉलोअर्स मैंने अचीव किए, भले ही तूने नौकरी में क्या सैलरी ली क्या नहीं वो बहुत बात की बात है, बट आई रियली ऑब्सेस विद द पर्सनल स्टोरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो मेरे यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। शिवम, इससे बड़ी सी मुझे बात याद आई, इंजीनियर्स ना हमेशा अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं अपने रिज्यूमे में। इंजीनियर्स ही सिर्फ इंजीनियर्स ही लेके जाते हैं कि मैंने अपने 4th ईयर में ये प्रोजेक्ट बनाया, लेट से मैंने अटेंडेंस मैकेनिज्म बनाया, मैंने फेस रिकग्निशन मैकेनिज्म बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, और किसी क्वालिफिकेशन में ये है नहीं। तो मैं आज ये बड़ा एडवाइस करता हूँ उन सारे यंग प्रोफेशनल्स का जो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ चेक ज़रूर लेके जाना। इंजीनियर नहीं हो तब बहुत ज़रूरी है कि क्या बनाया है। कोई छोटा सा असाइनमेंट लेके जाना कि मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, ऐसे किया, मैंने ये ऐड चलाई थी, इतना इसमें मैंने खर्चा किया, ये पाया, ये लूज़ किया। चाहे फेलियर का ही प्रोजेक्ट लेके जाना, पर प्रूफ ऑफ चेक ज़रूर लेके जाना। अच्छा, दूसरा मैं ऐड करता हूँ इसमें कि मैं क्या देखता हूँ, कैसे बड़ा हुआ है ना, किस इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है, ये मैं ज़रूर देखता हूँ। वो पर्सनल स्टोरी में ज़रूर देखता हूँ कि रेस कैसे हुआ है। मेरे पास में ज़्यादातर टियर 2 टियर 3 के बच्चे होते हैं ज़्यादातर, पर मैं हमेशा ये ज़रूर देखता हूँ कि वो कैसे रेज़ हुए। क्या वो आराम की ज़िंदगी में रेज़ हुए या वो बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी में रेज़ हुए। तो मुझे लगता है कि यार ये जो आराम की ज़िंदगी में रेज़ हुए ना, ये अच्छा नहीं है। जो मुश्किल ज़िंदगी में रेज़ हुआ है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो उसने स्ट्रगल करी है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे ऑफिस में वेल्डर्स हैं जो वेल्डिंग का काम करते थे पापा के साथ में। मेरे ऑफिस में टेलर्स हैं, मेरे ऑफिस में ड्राइवर्स हैं, मेरे ऑफिस में ऑफिस बॉयज़ हैं, मेरे ऑफिस में कुक हैं, मेरे ऑफिस में कई सारे अलग अलग छोटी जो काम करते थे वो लोग हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं मेरे पास में 3, मतलब 3 लड़के वो हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आए थे और उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये स्ट्रगल वाले जो यंग बच्चे हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं एंड ये बड़े लॉयल भी होते हैं, क्योंकि जब कोई जिसको आप कुछ ऐसी चीज़ दे दो ना जो सोच नहीं सकता था, वो कहा अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा, वो अपने आप को प्रूव करने में लग जाता है। एंड द मोमेंट दे प्रूव, उनको फिर प्यार हो जाता है उस चीज़ से, फिर वो छोड़ते नहीं है। वो पास थोड़े लेस AI टूल्स बताओ यार डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्टिविटी में, जो एक्चुअली इम्पैक्टफुल है पर जिनके नाम हम सुनते नहीं हैं। मैं कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स बता सकता हूँ जो मे बी यूज़ केसेस रेदर देन टूल्स तो देखो वही हैं, उनके यूज़ केसेस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे क्लॉड आप भी यूज़ करते हो गया ना, एंड क्लॉड में एक ऑप्शन होता है अपना Gmail कनेक्ट करने का। आप अपना Gmail कनेक्ट कीजिए और फिर उससे पूछिए कि बताइए मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या है। तो इसको क्या आपको अपना ID पासवर्ड देना पड़ता है? नहीं, कैसे? वहाँ पे कनेक्टर होता है, क्लॉड में जाइए, कनेक्टर पे क्लिक कीजिए, Gmail ऐड कीजिए और वो आपका Gmail कनेक्ट हो जाएगा। जितनी पावर आपकी Gmail में है उतनी पावर कहीं और नहीं है आपकी लाइफ में। पर यार मेरी तो 77-78 हज़ार ईमेल्स हैं। अमेजिंग, वो 1 मिनट में पढ़ लेगा सारी ईमेल्स। और आप उसको बता दीजिए ग्रिल मी व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्रिएट 1,000 करोड़ कंपनी, वो सब आईना दिखा देगा मेरे ऑन द बेस ऑफ योर ईमेल से निकाल के, ऑन द बेस। और वो इतना सही हैक है ना, क्योंकि जब मैंने इसको किया है मुझे इतनी एक्यूरेसी के साथ में 10 पॉइंट आंसर मिलते हैं ना, मज़ा आ जाता है उनको देख के। तो क्लॉड विद योर Gmail इज़ अ खतरनाक थिंग, राइट। देन सेकेंड इज दिस मार्बलिज्म, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने वर्चुअल एम्प्लॉयज़ बना सकते हैं। जैसे फ्यूचर इज़ वर्चुअल, राइट। मेरी भी कंपनी में 5 वर्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं एंड आने वाले टाइम में हम और ऐड ऑन करेंगे, और मुझे लगता है फ्यूचर ये रहने वाला है, ये फैड नहीं है। जैसे आपकी कंपनी भी 800 का हेड काउंट है, तो आने वाले टाइम में 100 वर्चुअल एम्प्लॉयज़ होंगे ही होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मार्बलिज्म एक वेबसाइट है US में जहाँ पे आप अपने 4-5 वर्चुअल एम्प्लॉयज़ बना सकते हैं और उनको अलग अलग पावर दे सकते हैं। एक EA है, एक सोशल मीडिया है, एक B2B है। आप बस इनको बता दो कि मेरा बिजनेस क्या है, ये 5 लोग अलाइन होकर आपके लिए काम करने लग जाएंगे। लेट्स से B2B वाला आपके लिए लिंक्डइन पे सोर्सिंग करेगा रोज़ बिना बताए कि ये 5 लोग हैं जो तेरे काम के हो सकते हैं, तुझे कनेक्ट करना चाहिए, इनका फ़ोन नंबर ईमेल है, कहो तो मैं ईमेल भी टाइप करके भेज देता हूँ। देन जो ब्लॉग वाला है वो आपकी वेबसाइट के लिए क्यूरेटेड AI कंटेंट बिना आपके बोले वो बना देता है, और ऐसा कंटेंट बनाता है जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं कि जब ChatGPT से बना, उसमें इमेजेस भी आ जाती हैं, SEO भी आ जाता है, ऑन पेज SEO भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो एक मैं वो यूज़ करता हूँ। एंड तीसरा आई शुड से आई रियली यूज़ अ लॉट क्लॉड कोड, जहाँ पे मैं डेवलपमेंट का काम करता हूँ। मैं भले एक इंजीनियर हूँ बट मैं अपने आप को कोडर नहीं मानता, लेकिन जब से ये AI टूल्स है ना, आई फील सो पावरफुल। मुझे लगता है मैं ही आयरन मैन हूँ, है ना। एंड मैं रात के 2-2 बजे वैसे ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा हूँ जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि मैं सॉल्व करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे मल्टीपल सेंटर्स हैं, हमारे 15 सेंटर्स हैं अभी देश में, राइट। और अभी प्रॉब्लम आती है कि लेट्स से नेगेटिव रिव्यू हुबली में आया, बट दिक्कत मुझे होती है यार वो गलत है यार, उसके रिव्यू के कारण में हमारे कस्टमर के एडमिशन्स ख़राब हो रहे हैं। मैंने एक डैशबोर्ड बनाया
उसमें 15 के 15 सेंटर्स एक सिंगल डैशबोर्ड में आ गए, सारे नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज एक विंडो में दिख रहे हैं, नेगेटिव वाले अलग से फ्लैग हो रहे हैं, पॉजिटिव वाले अलग से फ्लैश हो रहे हैं, और नेगेटिव जैसे आ रहा है उसको हम असाइन कर पा रहे हैं किसी पर्सन को ऑटोमेटिकली, और जिसको असाइन कर पा रहे हैं उसको मेल भी जा रहा है, और ये रिव्यूज कहाँ रहे हैं? सिर्फ एक सिंगल डैशबोर्ड पे जो मैंने ये बनाया उठा कहाँ से रहा है रिव्यूज को? हमारे पेजेस से, अच्छा, हमारे रियल गूगल माई बिजनेस पेजेस से सारे उठा रहा है। सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ गूगल के, अभी मैंने गूगल ही कनेक्ट किया। और मजे की बात, हम इसी डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन हमने बना दिया कि रिव्यूज को यहीं से रिप्लाई कर सकते हैं, आपको जीएमबी में लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं। तो ये ऐसा प्रोडक्ट हमने अपने इंटरनल यूज के लिए बना, अगर इसको मैं मार्केट में भी बेचने जाऊँ ना एज अ सास, हर कंपनी मुझे अच्छा पैसा पे कर सकती है। और जस्ट क्यूरियोसिटी से बनाया, इसमें हमने कोई साइंस नहीं लगाई, बस हमें लगा यार ये होना चाहिए और हमने बना दिया। तो मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम को आप टेक से सॉल्व कर पाओ ना, कोई भी प्रॉब्लम छोटी बड़ी सुबह लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम अगर टेक को सोच के अगर वो सॉल्व कर पाओ ना, तो आप एक प्रोडक्ट को ज़रूर क्रिएट कर देते हो। और ये वही सॉल्व कर सकता है जिसने प्रॉब्लम को फील किया हो। आज की डेट में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग इंजीनियर्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सीटीओ, उसको पता है ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बस जाओ एक अच्छे एआई टूल में अच्छे प्रॉम्प्ट डालो, 2-4 घंटे 5 घंटे मेहनत करो और उसको बनाओ। थोड़ी बहुत टेक असिस्टेंस शायद बन सकती है, वो भी प्रोडक्ट बनने के बाद, क्योंकि आपका यूआई तो बन जाएगा, इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत आप किसी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन जब बनेगा ना आपको प्राउड फील होगा यार तूने आज कुछ बनाया है, वो फीलिंग बहुत अमेजिंग है। लवली लवली शिवम यार, थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच यार।